नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 7 भूगोल हमारा पर्यावरण का अध्ययन करने जा रहे हैं और इस क्लासेस में हम चैप्टर 4 वायु और चैप्टर 5 जल का अध्ययन करेंगे। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये क्लासेस बेहद ही महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम उपयोगी साबित होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमारे यूट्यूब चैनल पे पिन है, कृपया कर ज्वाइन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज का टॉपिक है वायु। वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। वायुमंडल के संगठक वायु अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.93% आर्गन और 0.04% अन्य सभी गैसें हैं। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वे नाइट्रोजन सीधे वायु से नहीं ले पाते। मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने योग्य जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इनका स्वरूप बदल देते हैं, जैसे एजेटो बैक्टर जीवाणु या राइजोबियम। मनुष्य और पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो इसलिए भी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए हमेशा वायुमंडल की संरचना, जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तापमान में भिन्नताएं पाई जाती है और तापमान की विशेषता के आधार पर वातावरण की ऊर्ध्वाधर संरचना को 6 संकेंद्रित परतों में विभाजित किया जा सकता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल और चुंबकीय मंडल। इससे पहले हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा करती हैं। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखाने और कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि। नेक्स्ट है वायुमंडल की संरचना। क्षोभ मंडल, यह परत पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला इसी परत के अंदर होती है। समताप मंडल, तो ये ऐसा कुछ हमारा वायुमंडल है। तो 13 यहाँ से लेकर के 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल है, इससे ऊपर मध्य मंडल, इसके बाद बहिर्मंडल या आयन मंडल, बाह्य या आयन मंडल कहते हैं और सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। समताप मंडल,
इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है, इसलिए यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ के उड़ान के लिए आदर्श होती हैं। इसमें ओजोन परत होती है और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है मध्यमंडल। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है और अंतरिक्ष में प्रवेश कर उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बाह्यमंडल या आयनमंडल। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और यहाँ वायु पतली होती है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। नेक्स्ट है जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। तो यहाँ पे गर्म वायु हल्की होती है और ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म हवाएं हल्की होकर नीचे आ जाती हैं। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार के चक्र को वायु चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है मौसम और जलवायु। मौसम वायुमंडल में प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन होता है, जबकि जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु बनाता है। इसमें एक नोट करने योग्य पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का केवल एक भाग ही प्राप्त करती है। मौसम और वायुमंडल के कारक। तापमान। जिस तापमान का हम अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। यह केवल दिन रात में ही नहीं वरन ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। सर्दियों के मौसम में हमें कम तापमान होता है, गर्मियों में अधिक तापमान होता है। तापमापी तापमान मापता है। वायु दाब मापता है। वर्षा मापता है और वाताग्र दिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपतन। सूर्य से आने वाली ऊर्जा उसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे आपतन कहते हैं। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में इस असफाल्ट से बनी सड़कें, धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त करते हैं। नेक्स्ट है वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है, यानी अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब का क्षेत्र बनाता है। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप यह भारी होती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायुदाब सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। इसके साथ ही कुछ जानने योग्य तथ्य था। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार इंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने वाली दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं, वहीं पूर्व दिशा से आने वाली पवन को हम आम बोलचाल की भाषा में पूर्वैया भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं चंद्रमा पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक न पहने
तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट जा सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री का रक्तस्राव हो सकता है। नेक्स्ट है क्लास 7 की चैप्टर 4 वायु। स्थानीय पवन। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थानीय पवन है और ये वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं। मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। ये अस्थायी पवनें हैं। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। तीसरी पवनें हैं स्थानीय पवनें। ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्र समीर। भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू भी कहा जाता है। ये हैं ध्रुवीय पवनें, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन। ये कर्क रेखा, मकर रेखा। नेक्स्ट है आर्द्रता। जब जल पृथ्वी और जलाशय से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जल वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। जल वाष्प संघनित होकर वायु ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं और बादल इन्हीं बूंदों का एक समूह होता है। यानी बादल जल वाष्प से संघनित जल की बूंदों का समूह होता है और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये बरसन के रूप में नीचे आती हैं। जैसा कि हम सभी भी आसमान में देखते हैं कि बादल हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलता रहता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बरसन वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा से ही प्राप्त होता है। वर्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। बरसन के दूसरे रूप हिम सहित वृष्टि एवं ओला है। नेक्स्ट है जल चक्र। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है उसे जल चक्र कहते हैं। बाष्पीकरण, संघनन और बरसन। और हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। इसमें पहले बादल बनेगा, फिर वर्षा होगी, फिर उस बर्फ बनेगा और ये फिर ऊपर जा कर के इनका बाष्पीकरण होता है और फिर बाष्पीकरण से संघनन और बादल बनना और फिर ये बादल पवन के साथ वर्षा कराती हैं। जल 2 प्रकार के होते हैं: लवणीय जल और अलवणीय जल। लवणीय जल महासागर और समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। अलवणीय या मीठा जल। अलवणीय जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते और हिमनद हैं। नेक्स्ट है जल का वितरण। पृथ्वी की सतह का 3/4 या 75% भाग जल से ढका हुआ है। महासागर 97.3%, बर्फ छत्रक 2%, भूमिगत जल 0.68%, झीलों का अलवण जल 0.009%, नमकीन झीलें 0.009%, वायुमंडल 0.0019% और नदियों में जल 0.0001%। लवणता 100 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है और महासागर की औसत लवणता 35,000 होती है। इजराइल का मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें तैरते हैं।
22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है महासागरीय परिसंचरण। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है और महासागरीय गति को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं। तरंग, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंग उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंग भी उतनी ही बड़ी होती हैं। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता या गिरता है तो उन्हें तरंग कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं और 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग को सुनामी कहते हैं। अब तक का विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, और सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी में डूब गया था। नेक्स्ट है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये कुछ इस तरह से, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठे जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतर स्तर पर आ जाता है और तट से पीछे हट जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षण होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, तो इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है और इस ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। यह मछली पकड़ने में भी मदद करता है और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागर सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंध या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। और जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य का क्षेत्र माना जाता है। जहाँ गर्म और ठहरी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है, फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये हैं कुछ उत्तरी विषुवतीय धाराएं, कैलिफोर्निया की धाराएं, अलास्का की धाराएं, दक्षिण विषुवतीय धाराएं, हम्बोल्ट या पेरू की धाराएं, ब्राज़ीलियन धाराएं, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, वेनेजुएला की धाराएं, आग्लोस की धाराएं। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर की धाराएं। उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराएं। उत्तरी विषुवतीय धारा, यह धारा महासागर के आर पार पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और यह धारा मध्य अमेरिका से उत्पन्न होकर फिलीपीन पाइन द्वीप समूह तक जाती हैं। क्यूरेशिया धारा, यह फिलीपीन पाइन द्वीप से ताइवान और जापान में उत्तर की ओर बहती है। यह भी एक गर्म जल धारा है। और उत्तरी प्रशांत अपवाह, यह धारा जापान के दक्षिणी पूर्वी तट से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यह भी गर्म जल धाराएं हैं। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा और यदि हाँ तो कृपया कर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
कीप